हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो हम आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हमारे देश के नाम का उल्लेख है? ठीक है, हमारा पहला प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में हमारे देश के नाम का उल्लेख है? ओके, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश का नाम क्या है? भारत। क्या नाम है? हमारे देश का नाम है भारत। मतलब संविधान में उल्लिखित नाम कौन सा? संविधान में उल्लिखित नाम भारत है। या इसे हम अगर अंग्रेजी में हम प्रयुक्त नाम कहें तो इंडिया। तो क्या संवैधानिक रूप से ऐसा वर्णन कहीं पे है? तो हाँ है। यह है अनुच्छेद 1 में। किसमें है? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में जो है क्या है? अनुच्छेद 1 में है ऐसा वर्णन। अनुच्छेद 1 में जो है हमारे देश का के नाम का उल्लेख किया गया है और इसमें दो नाम है। कौन कौन सा? भारत और इंडिया। ठीक है, अब तो हम अनुच्छेद 1 समझ लेते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के लिए क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के लिए क्या कहा गया है? तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट होता है, संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ क्या कहा गया है? तो भारत के लिए कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। एक राज्यों का संघ है। भारत के लिए क्या कहा गया है? भारत के लिए कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित। अच्छा, इससे पहले एक दो चीज और डिस्कस कर लें हम। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है अर्थात इसे क्या कह सकते हैं? संघ का अर्थ यहाँ पे है यूनियन। क्या है? संघ का अर्थ है यूनियन। और यूनियन शब्द का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था? तो यूनियन शब्द का सुझाव दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये सुझाव किनका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था यूनियन शब्द का सुझाव। तो चलिए हम समझते हैं कि यूनियन का अर्थ क्या है। देखिए, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन। क्या होता है? फेडरेशन। तो यूनियन शब्द का ही सुझाव क्यों दिया गया? क्योंकि यूनियन का जो अर्थ बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उसके अनुसार भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ओके, भारत क्या है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे अगर हम फेडरेशन कहते हैं तो फेडरेशन का मीनिंग होता है समझौता। माफ कीजिएगा, फेडरेशन इधर लिख देते हैं। फेडरेशन का अर्थ क्या होता है? फेडरेशन का अर्थ होता है समझौता। मतलब जिस दिन राज्य चाहे तो वह समझौते से हट सकता है। लेकिन यूनियन का अर्थ क्या होता है? यूनियन का अर्थ होता है राज्य संघ से बाहर नहीं जा सकता है, अपितु राज्य का जो है विघटन हो सकता है, दूसरे राज्यों के साथ मिल सकता है, उसे तोड़ा जा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी यूनियन शब्द का इस्तेमाल इस अर्थ में किया गया कि भारत के जो राज्य हैं उनका तो विनाश हो सकता है लेकिन संघ अविनाशी है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला है, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था? तो भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। तो इसका गठन कब हुआ?
तो 1953 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1953 ईस्वी में, अक्टूबर 1953 में हुआ था। देखिए है क्या इससे संबंधित कि सबसे पहले तो धड़ आयोग बना था। क्या बना था? धड़ आयोग। किस लिए बना था? भाषाई आधार पर राज्य के गठन से संबंधित आयोग था धड़ आयोग। उसने अपनी रिपोर्ट भी दी। उसके बाद बनी थी जे वीपी समिति। क्या बनी थी? जेवीपी समिति। यहां जेवीपी का अर्थ क्या है? जे मतलब जवाहरलाल नेहरू। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू। वी किसको जो है इंडिकेट करता है? वी इंडिकेट करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है? वल्लभ भाई पटेल। और पी किसको इंडिकेट करता है? पी इंडिकेट करता है पट्टाभी सितार मैया। पी किसको इंडिकेट करता है? पट्टाभी सितार मैया को। सितार मैया। तो इसमें क्या था कि जब इन लोगों को जो एक समिति गठित की गई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया के द्वारा, इसके ये सदस्य थे और गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, इन्होंने निकाला कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि देश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग को लेकर आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्री रामुलु। कौन? पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। और जब तक जो है सरकार का ध्यान इस तरफ जाता, इनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद भाषाई आधार पर राज्य की मांग ने काफी तेज पकड़ लिया। खासकर जो है तेलुगु राज्य की मांग ने काफी जोर पकड़ लिया। तो अंत में जो है केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की सहमति देनी पड़ी। ठीक है, तो क्या होगा? आंध्र प्रदेश 1953। अगला है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो किसी भी राज्य के नाम में हो परिवर्तन, या राज्य की सीमा में परिवर्तन हो, नए राज्य का गठन हो, इस सब का जो है अधिकार किसे है? इसका अधिकार संसद को है। संसद इसका निर्णय किस प्रकार ले सकती है? तो संसद जो है इसका निर्णय साधारण बहुमत द्वारा। कैसे? साधारण बहुमत द्वारा। मतलब विधेयक जो भी होगा उसको जो है साधारण बहुमत से पास करके वह इस प्रकार के कानून बना सकती है। चलिए अब अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो ये सहमति होती है राष्ट्रपति की। किसकी होती है? राष्ट्रपति। अब चाहे जो है दो राज्यों का विलय करके एक राज्य बनाना हो, या एक राज्य से जो है तोड़कर फिर नए राज्य का गठन करना हो, उसकी सीमा में बदलाव करना हो, उसका नामकरण जो है करना हो, मतलब नाम चेंज करना हो, तो ये सब जो है बिना राष्ट्रपति के सहमति के जो है नहीं होगा। ये विधेयक जब भी जो है संसद में प्रस्तुत होगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। ठीक है, अब है देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। किनकी भूमिका थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्होंने देशी रियासतों को एक करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? संसद को ही है। और किस प्रकार? तो साधारण विधेयक द्वारा। साधारण विधेयक द्वारा राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले किसकी जो है अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के यह विधेयक संसद में पेश नहीं हो सकता है। अगला है स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता के समय कुल 600 रियासतें थी। ठीक है, कितनी रियासतें थी? 600 रियासतें थी, जिसमें से
552 रियासतें भारत में रही। कितनी रियासतें? 552 रियासतें भारत में रही और 48 रियासतें, कितनी? 48 रियासतें पाकिस्तान जो है चली गई। कितनी रियासतें पाकिस्तान चली गई? 48 रियासतें पाकिस्तान चली गई। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया? तो मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में रखा गया था। कौन कौन से वर्ग? कहीं कहीं पे आप देखिएगा वर्ग को जो है अ ब स द लिख देता है, कहीं कहीं पे जो है क ख ग घ। क्या? क ख ग घ। तो अगर हम देखें तो सामान्य रूप से अगर अ बोले या क बोले, मान लीजिए अ ही बोलते हैं, तो इसमें जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत शासित राज्य, 1935 के अंतर्गत शासित राज्य जैसे हो गया बिहार, बंगाल, ये सब आते हैं। कौन आते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत शासित राज्य। उसके बाद जो है व इसमें जो है शाही शासन, जिन जिन राज्यों में शाही शासन था उससे संबंधित राज्य आते हैं। अवश्य इसका अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैंने डिटेल्स जहाँ पे इसे डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ाया है वहां पर इसकी जानकारी दी हुई है, आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। शाही शासन। उसके बाद जो है 100 में आता है जहां पे जो है कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे शाही शासन भी था और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे जो है आयुक्त का शासन भी था। क्या था? आयुक्त का, मतलब दोनों का एक साथ नहीं था। कुछ राज्यों पे शाही शासन था, कुछ राज्य पे आयुक्त का, मतलब जिसे कमिश्नरी कहा जाता था उस समय। और द के जो राज्य थे, द वर्ग के जो राज्य थे, इसमें अंडमान निकोबार आता है। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे जो है आयुक्त का शासन था। किसका? आयुक्त का शासन था। इसमें आयुक्त का शासन। चलिए अब देखते हैं भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? और भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है कब जो है वो किया गया? तो 1956 में। 1956 में डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में। किनकी? डॉक्टर फजल अली, फजल अली की अध्यक्षता में। ठीक है, अब अगले जो है प्रश्न की ओर आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्य की गठन को मांग को लेकर आमरण अनशन करने के दौरान किनकी मृत्यु के पश्चात आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया? अभी मैंने बताया था कि पोट्टी श्री रामुलु। कौन थे? पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य की जो है मतलब अलग तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर के जो है आमरण अनशन किया था और उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में दंगा काफी भड़क गया और अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली। कौन थे? डॉक्टर फजल अली थे। डॉक्टर फजल अली। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? तो इसमें 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। कितने? 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। चलिए इसका जो है डिटेल्स आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो में। अगला है कराईकल माहे यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत सरकार को सौंप दिया? तो ये फ्रांसीसी सरकार ने 1954 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1954। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुडुचेरी का भारत में विलय कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में। चलिए अब अगला प्रश्न है, महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किया? तो ये किया था 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। अब देखिए कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने आसानी से भारत में जो है
शामिल नहीं हुए, कुछ राज्य नहीं मतलब रियासतें। तो जिसमें जो है 3 प्रमुख हैं, कौन कौन से? जूनागढ़, हैदराबाद, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो इसमें जूनागढ़ जो है, यहाँ पे जो है मतदान द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे मतदान द्वारा भारत में इसका विलय कर लिया गया। यहाँ की अधिकांश जनता चाहती थी भारत में विलय होना, मतदान द्वारा इसका विलय कर लिया गया। इसके बाद आते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है, इस यहाँ पे जो है इसने विद्रोह कर दिया था, हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने। तो इसे जो है सैन्य शक्ति द्वारा इसका विलय जो है भारत में किया गया। और उसके बाद आते हैं J&K पे, जम्मू एंड कश्मीर पे। जम्मू एंड कश्मीर अंततः ना तो भारत में जाना चाहता था और ना ही पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन जब इस पर पाकिस्तान के कबायलियों ने आक्रमण कर दिया, तब इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। कब? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। अगला है, वर्तमान में किस राज्य को संविधान बनने के समय में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। किसको जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के नाम से। अगला है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए? तो इसमें जो है राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग प्लस दास आयोग, इनकी अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए। अगला है, किस राज्य के विभाजन के फलस्वरूप तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया? तो ये आंध्र प्रदेश। इसके विभाजन के फलस्वरूप, आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के फलस्वरूप तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, ये इसका विभाजन कब हुआ? इसका विभाजन 2014 में हुआ। कब हुआ? 2014 में हुआ। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण स्मृति रिपोर्ट का संबंध किस राज्य की मांग से है? तो ये भी जो है तेलंगाना राज्य की मांग से। किस राज्य की मांग से है? तेलंगाना राज्य की मांग से। श्री कृष्ण सिंह समिति रिपोर्ट का संबंध तेलंगाना राज्य से है। अगला है, कौन सा राज्य भारत का एक सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया? तो वो राज्य था सिक्किम। कौन था? सिक्किम था। 1974 में इसे सह राज्य की दर्जा दी गई थी। 1974 में सह राज्य, और जो है 1975 में इसका विलय कर दिया गया। कब? 1975 में विलय कर दिया गया, मतलब पूर्ण राज्य। विलय क्या हुआ? आप बोल दीजिए, पूर्ण राज्य। ठीक है, पूर्ण राज्य। चलिए, तो आज के 20 प्रश्नों की सीरीज यहीं पे जो है समाप्त होती है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के अगले प्रश्नों के साथ।